हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय है, उसका VVI 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग VVI टॉप मोस्ट VVI जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा पहला सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है क्योंकि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सीमांत प्रतिस्थापन का दर स्थिति पर रहती है, ये गलत है। सीमांत प्रतिस्थापना दर हराशात्मक होती है, ये भी गलत है। सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है, ये भी गलत है। जिसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जो है ये वीडियो जो है पहले से अपलोड है, जाके जो है इसका जो PDF जो है फ्री में जो प्राप्त कर सकते हैं। इस टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो अबाउट सेक्शन दिया है, वहाँ पे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है टेलीग्राम को जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, एक्स वक्र रेखा को स्पर्श नहीं करती। क्या करती है? एक्स वक्र रेखा को जो है स्पर्श नहीं करती है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। तो अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ को कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या शामिल किया जाता है? छोटे छोटे चर शामिल किए जाते हैं, व्यक्तिगत इकाई शामिल किए जाते हैं, और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण शामिल किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यह किसने कहा था? कहता है अर्थशास्त्र जो है चयन का एक तर्कशास्त्र है, यह कौन कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एडम स्मिथ ने कहा था, जिसे अर्थशास्त्र का जो है जनक भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को जो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? मैक्रो मतलब होता है छोटा, जिसको क्या बोलते हैं लघु, यानी सबसे पहले जो है मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, रेगनर फ्रीज ने। कौन किया था? रेगनर फ्रीज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? कहता है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ये जो है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो ये है एडम स्मिथ। ठीक है, कौन है? एडम स्मिथ ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी ऑप्शन जो पहले बताए थे गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? कहता है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे मार्शल के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रॉबिन्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? यानी अर्थशास्त्र में जो है कौन कौन सी समस्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अर्थशास्त्र में होने वाली समस्या कौन कौन है? आर्थिक विकास की समस्या है, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये सारी समस्या जो अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है,
आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? कहता है आर्थिक समस्या जो है मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की समस्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से कौन है? कहता है अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय समस्या कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका सही कौन कौन हो जाएगा? उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे करें, क्या उत्पादन हो और उत्पादन कैसे हो, ये सारी जो है केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आता है? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का जो है सह अस्तित्व होता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है किधर से किधर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऊपर से नीचे गिरता है। किधर से? ऊपर से नीचे गिरता है। अगला सवाल है उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्ष यानी मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। क्या होती है? मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यदि क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का फुल तैयारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 के सभी विषयों का तैयारी जो फ्री माध्यम से कराया जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल देखते हैं। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। कहता है उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिकतम लोक कल्याण। यानी ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या आता है? लोक कल्याण पे जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या नहीं है। आर्थिक समस्या जो है ये हो जाएगा आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण कौन है? कहता है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कौन कौन? असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या, ये सारी समस्या जो है आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम में दिया गया है, जाके इसको जो प्रिंटेबल फॉर्म में इसको निकाल के जो प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ए और बी दोनों होगा। ठीक है। कौन कौन? उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं ओर नीचे गिरता है और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। कहता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे किया जाए, ये सारी समस्याएं जो अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है किसने कहा अर्थशास्त्र सभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? कहता है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र कभी जो वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित अर्थशास्त्री में कौन
कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। कहता है निम्नलिखित अर्थशास्त्री में जो कल्याणवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री नहीं है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए JB से। कौन है? JB से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। कहता है कौन जो उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भूमि जो उत्पत्ति का जो है साधन नहीं है, ये उत्पत्ति का जो है निष्क्रिय साधन है। ठीक है। अगला सवाल है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान, यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मार्शल ने कहा था। इस क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी JB से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये किसने कहा था? कहता है अर्थशास्त्र जो विज्ञान भी और कला भी, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रॉबिन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रॉबिन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन भी है, उपभोग भी और विनिमय भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसका है, यानी दुर्लभता संबंधी विचारधारा जो एक किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रॉबिन्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये सूक्ष्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है? उत्पादन के ये सभी साधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। उत्पादन कौन कौन साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ये क्या होता है? साहस। ये सभी जो है उत्पादन के मुख्य साधन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कौन कौन सी शाखाएं हैं? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण, ये सभी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किसका किसका? राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का और पूर्ण रोजगार का, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका सही जवाब है। कौन कौन? ऑप्शन नंबर ए में दिया है राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत का स्तर अध्ययन किया जाता है। दूसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। कौन कौन? आय एवं रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत और व्यापक चक्रों का सिद्धांत, इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है?
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता है। किसका? इसका व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत उद्योग का और व्यक्तिगत फर्म का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आर्थिक क्रियाओं के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आर्थिक क्रिया जो है इनमें से कौन से प्रकार हैं? उत्पादन भी है, उपभोग भी है और वस्तु विनिमय एवं निवेश भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एडम स्मिथ के अनुसार क्या होगा? एडम स्मिथ के अनुसार जो है भौतिक विज्ञान भौतिक कल्याण का विज्ञान है, सीमित साधनों का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? कहता है निम्नलिखित में से जो है किस आधार पर जो है यानी कौन सा बेस पर जो है आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर। कौन कौन? सीमित साधनों पर और असीमित आवश्यकताओं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? कहता है अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घिसावट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं घिसावट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? तो घिसावट व्यय जो है ये जीएनपीपी में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र को जो है हम लोग विनिर्माण, जिसको हम लोग उद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को जो उद्योग क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का जो है 3 क्षेत्र है। एक है प्राथमिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। एक है औद्योगिक क्षेत्र जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, है ना। और एक है सेवा क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण, ठीक। अगला सवाल है किसके अनुसार संसाधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सैमुअल्सन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव देखे हम लोग। अब इसी वीडियो में हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिएगा इसी वीडियो में। तो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रश्नों में पहला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है? कहता है समष्टि अर्थशास्त्र जो है किस विषय का अध्ययन करता है? तो इसका उत्तर में लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कहता है समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसे समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर दर इत्यादि का अध्ययन जो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल में है कहता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। व्यष्टि अर्थव्यवस्था हम लोग किसको बोलते हैं? तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था को जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के भी नाम से जाना जाता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में जो है अर्थव्यवस्था के इकाई के रूप में जो है अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता का, एक उत्पादक का, एक फर्म का, अथवा एक उद्योग, एक बाजार आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से भी अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से सम्मिलित क्रियाओं से प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाएं जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो ये सही जवाब, ये नहीं इसका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का व्यष्टि अर्थव्यवस्था की परिभाषा, ठीक।
अगला सवाल देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो मिला के जो क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का स्वास्तित्व होता है और दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक योजना के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन तंत्र दोनों मिलकर केंद्र समस्या का समाधान करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो समस्या का समाधान कैसे करते हैं, तो कीमत यंत्र और निजी नियोजन तंत्र दोनों मिलकर जो है केंद्रीय समस्या का समाधान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है ना। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी उत्पादन के साधनों पर जो किसी निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है और यह अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या का समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसमें मांग एवं पूर्ति दोनों स्वतंत्र बल क्रियाओं होकर कीमत निर्धारण करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है, तो कीमत यंत्र द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, समाज का नियंत्रण होता है, तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित के लिए किया जाता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है उसका उत्पादन के साधनों पर जो समाज का नियंत्रण होता है और आर्थिक क्रियाओं का संचालन जो है समाज के हितों के लिए किया जाता है। ठीक है, किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक नियोजन या योजना तंत्र द्वारा किया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है, तो सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक नियोजन या योजना तंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये 5 सवाल हम लोग इसका देख लिया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और आगे हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, इसका जो है PDF टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, आर्थिक समस्या क्या है। क्या कहता है, आर्थिक समस्या क्या है, तो आवश्यकताएं असीमित और साधन कीमत सीमित होते हैं। क्या कहता है, आवश्यकताएं सीमित और साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग होने के कारण इन साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो और इसी प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है ना। आर्थिक क्रिया का जो मूल समस्या क्या है, चुनाव की समस्या है। आगे देखते हैं, आर्थिक समस्या की परिभाषा एरिल रोल ने इस प्रकार दी है। ठीक है, आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या, यानी एक अर्थशास्त्री है एरिल रोल के अनुसार जो आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग, मौद्रिक लागत क्या है। अगला सवाल है, मौद्रिक लागत क्या है, तो किसी, यहाँ पे हो जाएगा किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं, है ना। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत, जिसको मौद्रिक लागत भी कहते हैं, अर्थात उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है वह मौद्रिक लागत कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, वास्तविक लागत क्या है। क्या है, वास्तविक लागत क्या है,
तो किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, सब प्रत्यक्ष अथवा त्याग मिलाकर वस्तु की वास्तविक मूल्य कहलाती है, वास्तविक लागत कहलाती है ना। इसका सही जवाब इस तरह से लिख देना है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है अवसर लागत क्या है। तो अर्थशास्त्री ऑस्ट्रियन ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और उन्हें वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। यानी वास्तविक लागत और अवसर लागत सेम है, लेकिन केवल शब्द का जो प्रयोग किया गया है चेंज। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। ठीक है, अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी अथवा वस्तुओं के उत्पादन में वंचित होना। इस प्रकार किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोगों से मिलने वाले मूल्य से। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब लिख देना है। रस वाले कुल लागत क्या है। तो कुल लागत जिसको हम लोग क्या होता है टोटल कॉस्ट। ठीक, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितने कुल व्यय, यहाँ पे क्या कुल व्यय करने पड़ते हैं, इनके जोड़ को कुल लागत कहते हैं। कहता है किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितने कुल यानी जितने राशि व्यय करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, इनके कुल योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं कुल लागत बोलते हैं। दोस्तों ये था 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 10 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न। इस तरह का वीडियो यदि चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम डेली इस तरह का वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।